हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम तैयार करने वाले हैं क्लास 11th का हार्मोनल वाला जो चैप्टर है, आपका सबसे लास्ट चैप्टर है 19 चैप्टर, जिसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को देखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बेसिक चीज़ें जो मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, वो अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इसमें इंटरनल जो ग्लैंड हैं और उनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनकी कमी से उनके ज़्यादा होने से कौन सी डिजीज़ होती हैं, उनकी बेसिक काम क्या है, मानव का अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, हृदय वृक्क और जठर आंतीय पथ के हार्मोन क्या होते हैं और इसकी मैकेनिज्म किस तरह से ये अपने लक्ष्य अंग पे किस तरह से अभिक्रिया करता है, ये सारी चीज़ें हम रासायनिक समन्वय और एकीकरण के माध्यम से करेंगे। रासायनिक समन्वय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम केमिकल पदार्थों की वजह से अपनी सारी प्रक्रियाओं को क्या करवा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उन्हें संपादित करवा रहे हैं। तो आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्र का तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य है। एक्सेलरेट यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है। नैनो सेकंड में कोई भी प्रोसीजर होता है, जैसे कोई भी संवेदना जाती है वो नैनो सेकंड में जाती है और उसकी जो प्रतिक्रिया जाती है वो भी नैनो सेकंड में आपके पास पहुंचेगी। तो तंत्र का समन्वय काफ़ी तेज होता है लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा नियंत्रण नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। अब हर जगह आपकी तंत्रिकाएं नहीं पहुंच सकती हैं, तो वहां पे कुछ रसायनों की वजह से वो कोऑर्डिनेशन करवाया जाता है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर की शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। ठीक है, जैसे आप रेखीय तंत्र देखते हैं, रेखीय पेशियां जहाँ तक जाती हैं तो वहाँ पे आपकी पेशियां काम करती हैं। उनकी वजह से आप कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, चल पाते हैं। और अरेखित पेशियों के माध्यम से आप जो इनवॉलेंट्री प्रोसीजर है वो कर पाते हैं। लेकिन कई जगह जब वहाँ पे पेशियां भी नहीं पहुँच पाए, वहाँ पे हम हार्मोन की मदद से रासायनिक समन्वय करेंगे। यहीं पे आती हैं आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है? ओके। हाँ, तो इसको हम यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले हम देखें, इनमें नलिकाएँ नहीं होती। ये कई बार पूछा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथिकाएँ कैसी होती हैं? नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियाँ कहलाती हैं। इनकी जो सीक्रेशन होते हैं वो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अकॉर्डिंग हार्मोन क्या होते हैं बच्चों? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए गए ऐसे रसायन जो दूरस्थ लक्ष्यांगों तक पहुँचते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, जिसके अंतर्गत हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले ऐसे अपोषक रसायन हैं जो इंटरसेल्युलर संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं। यानी कि इस कोशिका के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट किए जाएंगे जो इस वाली कोशिका पे इफेक्ट डालेंगे या फिर इसके क्रियाओं को वो क्या करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे। तो ये हार्मोन कैसे हैं बच्चों? सूक्ष्म मात्रा में और छोटी छोटी मात्रा में यहाँ तक पहुंचेंगे। और इंट्रासेल्युलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस कोशिका से बाहर निकल रहा है ये रसायन, वो इस पे काम कर रहा है। अब इसे इंट्रासेल्युलर जब कह सकते थे, जब इस कोशिका से ही निकलता और इसी कोशिका पे काम करता, तो उसे हम इंट्रासेल्युलर कहते। और अगर दो कोशिकाओं के मध्य की ये प्रक्रिया चल रही है तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेल्युलर। ठीक है, इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। यहाँ पे नॉन कॉर्डेट का अंतःस्रावी तंत्र नहीं बताया गया है। कॉर्डेट और उसमें भी मैमेलिया वर्ग के मानव का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यहाँ पे बेसिक एक चीज़ें बताई हैं हार्मोन के बारे में, कैसी होती हैं। नलिकावीन ग्रंथियाँ होती हैं, इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं जो इन अंतरकोशिकीय रूप से कार्य करते हैं। अपोषक रसायन हैं जो किसी सामने वाली लक्ष्य कोशिका के कार्यों को डिसाइड करेंगे, उसमें इंटीग्रेशन का डिसाइड करेंगे बच्चों। अब हम आ जाते हैं। ओके, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। यस, थोड़ा सा इसे इधर कर लेते हैं। यस, ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति दे रखी है। ये एक छोटा सा डायग्राम है जिसके माध्यम से आप अपनी सारी ग्रंथियों को समझ सकते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ पे होती हैं।
देखिए मस्तिष्क है, मस्तिष्क में आपकी पीनियल ग्लैंड दिखाई दे रही है, ये पीनियल ग्रंथि है, ठीक है? और ये हाइपोथैलेमस है जो आपके शरीर के ताप का नियंत्रण करके रखता है, ठीक है? ये पीयूष ग्रंथि है जिसे आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दूसरी जो ग्रंथियाँ हैं, उनके कंट्रोल को डिसाइड करती है। कब उनको प्रेरित करना है, कब इनको रोकना है उनके कार्य को, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है? इसके द्वारा 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, एक प्रेरक हार्मोन होते हैं, एक विरोधी हार्मोन होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब देखिए ये 3 ग्रंथियाँ हो गई आपकी हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ठीक है? ये आपके गले में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड होती है इसी स्थान पे, ठीक है? थायराइड ग्रंथि जो आपके शरीर की बेसिक बीएमआर होती है, बेसिक मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, उनको डिसाइड करने का काम करती है। जब आपकी थायराइड अनियंत्रित हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, दोनों ही केसेस में आपके लिए रोग ये देखी जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड भी इसके पास में होती है, वो हम देखेंगे। अभी आप बेसिक आइडिया ले लीजिए कौन-कौन सी, ये अग्नाशय ग्रंथि है, जिसमें आप इंसुलिन के बारे में समझेंगे और आप समझेंगे डायबिटीज़ के बारे में, ठीक है? फिर इसी के नीचे होती हैं अधिवृक्क ग्रंथियाँ। किडनी के ऊपर जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? अधिवृक्क ग्रंथियाँ बोलते हैं। फिर आपके देखिए अगर मेल पर्सन है तो वहाँ पे वृषण में पाई जाएँगी, ठीक है? जैसे आप जो नर जनन अंग है वहाँ पे पाई जाएगी और मादा जनन अंग में अंडाशय में पाई जाती हैं। तो ये हार्मोन भी जैसे अंडाशय के द्वारा प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, स्टेरोन, एस्ट्रोजन है, ठीक है? तो ये सब हार्मोन कैसे हैं? अंडाशय के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। नर के द्वारा एंड्रोजन, ठीक है? और टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन नर के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले अनेक ऊतक कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, जनन ग्रंथियां जैसे नर में वृषण है, मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य होते हैं जैसे जठर आंतीय मार्ग में, यकृत में, वृक्क में, हृदय में, ये भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। तो आपसे यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन-कौन से अंग हार्मोन उत्पादन का काम करते हैं। तो आप जठर आंतीय मार्ग भी आपके हार्मोन सीक्रेट करता है, जैसे गैस्ट्रिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, सीक्रेटिन है, यकृत अलग करेगा आपके, वृक्क अलग करेगा, हार्ट में भी आपके हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे हार्ट में एक हार्मोन आप देखेंगे एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर हार्मोन, जो रक्त का प्रेशर को कम करता है, रक्त दबाव को, ठीक है? तो मानव शरीर की अब आपको पता चल गया होगा कौन-कौन सी ग्रंथियाँ हैं। नर में वृषण है, मादा में अंडाशय है, थायराइड है, पैराथायराइड है, अग्नाशय ग्रंथियाँ हैं, एड्रिनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथियाँ या फिर आपके पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और सबसे बड़ी पीयूष ग्रंथि जिसे आप बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हाइपोथैलेमस पे बच्चों। ओके, जैसे ओके, लेट मी ओके, अब हम आ जाते हैं हाइपोथैलेमस पे। थोड़ा-सा और इसे लूज़ करते हैं। ओके, हाइपोथैलेमस देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हाइपोथैलेमस डायंसिफेलॉन अग्र मस्तिष्क पश्च का आधारी भाग है। अग्र मस्तिष्क पश्च का आधारी भाग होता है और ये शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस कई बार पूछा जाता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्ली बोलते हैं, ठीक है? ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। देखिए, जितनी भी ग्रंथियां हैं उन पे कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करके रखता है हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की संश्लेषण, ठीक है, और स्राव, स्राव होता है सीक्रेशन और संश्लेषण होता है सिंथेसिस।
दोनों में ही अंतर देखिए, सिंथेसिस होता है निर्माण होना, और निर्माण होके जब उस ग्रंथि से निकलेगा जो भी पदार्थ, उसे बोलते हैं सीक्रेशन। तो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। मोचक हार्मोन, इसे रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं। और होते हैं निरोधी हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। 2 तरह के हार्मोन हैं, रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है रेजिस्टिंग हार्मोन, ठीक है? तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं, उन्हें मोचक कहते हैं। और जो हार्मोन को पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उन्हें रोकते हैं, उन्हें निरोधी हार्मोन कहते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच के स्राव जो होते हैं पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है? जो आपके जनन ग्रंथियों के निर्माण को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक हार्मोन है। दूसरा हार्मोन है देखिए सोमेटोस्टेनिन, ये ग्रोथ हार्मोन का निरोधी हार्मोन है। ये एंटागोनिस्टिक है किसका? ग्रोथ हार्मोन का। अब एंटागोनिस्ट आपको पता होगा, जो हार्मोन का विरोधी होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन का जो कार्य हो रहा है उसे रोकने का काम करता है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। अगर ये हार्मोन आ जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन अब काम करना बंद कर देगा, ठीक है? तो इसको सीक्रेट कौन करवा रहा है? आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है? तो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की न्यूक्ली जो कोशिका है, ये वाली जो पड़ी थी, वहां से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष यानी आपके न्यूरॉन से होते हुए जो आपका सिनेप्स है वहां से होती हुई तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। ये हार्मोन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम निवायिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं। यानी कि ये जो हार्मोन है, जैसे मान लीजिए ये आपका हाइपोथैलेमस है और यहीं पे कहीं आपके नीचे की तरफ आपकी पीयूष ग्रंथि, मान लीजिए ये पीयूष ग्रंथि, ठीक है? तो यहाँ से आपके 2 तरह के हार्मोन आ सकते हैं। जैसे ये हार्मोन है वृद्धि को प्रेरित करने वाला, ठीक है? इंड्यूसिंग हार्मोन है ये। और एक हार्मोन सीक्रेट है जो विरोधी हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकेगा। 2 तरह के हार्मोन यहाँ पे हो जाते हैं, एक होते हैं इंड्यूसर और एक होते हैं इन्हिबिटर, ठीक है? तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, ये वाला सिस्टम कौन सा है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसके माध्यम से ये आपकी पीयूष ग्रंथि तक आते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्र के नियमन सीधा हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके एक क्वेश्चन बन जाता है। देखिए पश्च पीयूष ग्रंथि पूरा डायरेक्ट कंट्रोल में होता है किसके? हाइपोथैलेमस के, ठीक है? लेकिन अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन होता है इस वाले सिस्टम के माध्यम से, हेपेटिक पोर्टल के सिस्टम के माध्यम से। वो हार्मोन सीक्रेट करेगा और वहीं से हार्मोन निकलवाएगा और बंद करवाने का काम हाइपोथैलेमस का ही होता है। लेकिन पश्च पीयूष ग्रंथि डायरेक्ट कंट्रोल में होती है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से बता देता हूँ मैं, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, देखिए। ओके, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। एक होता है इंटीरियर पोर्शन, एक होता है मिडिल पोर्शन और एक होता है पोस्टीरियर पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है? इंटीरियर पोर्शन जिसे आप अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, इस पे डायरेक्ट किसका होता है? आपके हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट नहीं होता है। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है किसके माध्यम से? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के माध्यम से। जबकि पश्च पीयूष ग्रंथि पे ये जो पोस्टीरियर हार्मोन है, ये 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है यहाँ से। इससे एक तो होता है एडीएच हार्मोन, जो आप आगे पढ़ोगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है? जो फीमेल में सीक्रेट होता है, ठीक है? तो वहां पे ये जो 2 हार्मोन है, इसके नियंत्रण को कौन करता है? डायरेक्ट आपके हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है? लेकिन पोर्टल सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से अग्र पीयूष ग्रंथि को वो कंट्रोल करके रखता है। मिडिल ग्रंथि होती है, उससे आपके ज्यादा कोई एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है, बाकी कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। हुँ,
तो देखिए पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्शिला नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए ये अग्र पीयूष ग्रंथि, ये डायग्राम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। ये देखिए पश्च पीयूष ग्रंथि है, ये अग्र पीयूष ग्रंथि है और यहाँ पे हिपेटिक ये हाइपोथैलेमस है आपका। और हाइपोथैलेमस में न्यूक्ली जो हमने पढ़ी थी, हार्मोन सीक्रेट करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये न्यूक्ली हैं दोनों। ये अपने स्राव को भेजती हैं किसमें, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये जो निवाय का संचरण दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से अग्र पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। लेकिन देखिए पश्च पीयूष ग्रंथि पर डायरेक्ट कंट्रोल है इसका, ठीक है। तो पश्च पीयूष ग्रंथि पर हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, लेकिन हार्मोन के माध्यम से अग्र पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करके रखती है। तो आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्ट्स डिस्टेलिस और पार्ट्स इंटरमीडिया। पार्ट्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्रपीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसके द्वारा ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, वृद्धि हार्मोन जिसे आप सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन, फिर प्रोलैक्टिन या फिर मेमोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच का फुल फॉर्म, टीएसएच का फुल फॉर्म थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जीएच का आपके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, सॉरी ग्रोथ हार्मोन है। फिर आपकी पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन है। फिर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, एसीटीएच। फिर कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, सीटीएच। फिर आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एलएच। और फिर है एफएसएच, पुटिका प्रेरक हार्मोन, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये थोड़ा सा आपको शुरुआत में टफ लग सकता है, बाकी एक बार आप इसे ढंग से पढ़ लोगे तो इतना ज़्यादा टफ है नहीं। शुरुआत में लगेगा आपको कि यार ये कैसे नहीं आ रहा समझ में, बाकी बहुत इजी है, एक बार आप समझोगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जीएच आपका वृद्धि हार्मोन है। तो ये सब हार्मोन इसके माध्यम से अग्र पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। फिर आती है आपकी मध्य पीयूष ग्रंथि, पार्ट्स इंटरमीडिएट, एकमात्र हार्मोन मेलेनोसाइट, ये लेनोसाइट लिखा हुआ गलत है, ये मेलेनोसाइट, एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच हार्मोन सीक्रेट करती है। और यद्यपि मानव में पार्ट्स इंटरमीडिया पार्ट्स डिस्टेलिस में ही जुड़ा होता है, इसीलिए अग्र पीयूष ग्रंथि का ही यहाँ पे जिक्र किया गया है, क्योंकि इसी में जुड़ा होता है आपके मध्य पीयूष ग्रंथि। और उसके द्वारा ज़्यादा कोई स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेट नहीं है, केवल एक मेलेनोस साइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो आपको मेलेनिन वर्धक स्रावित करता है आपके इसमें, जो त्वचा की कोशिकाएं उसमें, ठीक है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ये हार्मोन, मेलेनिन वर्धक इंपॉर्टेंट होता है। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उन्हें परावर्तित करने का काम करता है और आपके शरीर को क्या करके रखता है, टेम्परेचर को नियमित बना के रखता है। यद्यपि ये जुड़ा रहता है, ये आपको पता चल गया होगा। अब पश्च पीयूष ग्रंथि ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन, अब इसे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा और इसे थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेंगे। ओके, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे आप पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करता है। आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस ही उत्पादित करता है जो पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है, ठीक है। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है बच्चों, जिसे आप बोलते हैं एडीएच हार्मोन। और इसी हार्मोन को हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा ही संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष से होते हुए, यानी सिनेप्स जो सिस्टम है यहाँ पे न्यूरॉन्स और डेंड्रॉन आपस में जुड़ जाते हैं, उसके माध्यम से ये पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। तो अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि में ही स्रावित होते हैं, मध्य के भी मध्य में ही स्रावित होते हैं, लेकिन पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन सीक्रेट बनते कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, लेकिन वो भेज कहाँ दिए जाते हैं, स्रावित कहाँ कर दिए जाते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन हाइपोथैलेमस ही बनाता है, लेकिन वो इकट्ठे कहाँ रहते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि में। ओके, अब देखिए वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है, जिसे जाइगेंटिज्म बोलते हैं, अति कायता कहते हैं। इसके अल्पस्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि अगर ज्यादा वृद्धि हो जाएगी
तो आपके क्या हो जाएगा, मानव का शरीर बहुत बड़ा दिखाई देता है, जिससे आप वृद्धि हार्मोन का क्या बोल सकते हैं, बढ़ा हुआ स्वरूप बोल सकते हैं, अतिकायता जाइगेंटिज्म बोल सकते हैं। अगर वृद्धि कम हो जाती है तो इसे आप बोलते हैं बौनापन या फिर वामनता। जो ड्वार्फ बोलते हैं आप, पिट्यूटरी ड्वार्फ ड्वार्फ बोलते हैं। अब बौनापन कई सारे चीजों की वजह से आ सकता है, ठीक है। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिस्राव से अत्यधिक विकृति हो जाती है, जिसे एक्रोगेमेली कहते हैं। एक्रोगेमेली अतिकायता कहते हैं, ठीक है। वयस्कों में ज्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो जाती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन होती है और अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग तक का पता ही नहीं चल पाता है, जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो बाहर से अगर आपको शरीर पे लक्षण नहीं दिखाई देंगे, तब तक तो पता भी नहीं चल पाता है कि हार्मोन बढ़ा हुआ है आपके शरीर में। तो इसमें अगर कम हो जाएगी तो बौना रह जाएगा इंसान, अगर बढ़ जाएगी तो आदमी कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपको रोक के बताना चाहूँगा। देखिए, हार्मोन के जो क्वेश्चन आते हैं, वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनके अधिकता से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। तो वो चीज़ आप ज़रूर आप एक जगह चार्ट बना के लिख सकते हैं। बाकी इसमें जो छोटे-छोटे पॉइंट हैं, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है? ओके। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। ठीक है? और फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे टीएसएच कहते हैं, ये थायराइड ग्रंथियों पर कार्य करके उनसे उन हार्मोन की संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। फिर आ जाता है एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, वो एड्रिनल वल्कुट पे काम करता है और इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण के लिए प्रेरित करता है। देखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, इसीलिए आपको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, जिससे आपके लिए ज़्यादा ये कुछ नहीं हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो टीएसएच हार्मोन है, वो आपके क्या काम करेगा, थायराइड ग्रंथि पर काम करेगा और उसके संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करेगा। एसीटीएच हार्मोन है, वो एड्रिनल वल्कुट पे काम करता है। एड्रिनल के दो पोर्शन होते हैं, कॉर्टेक्स भी होता है और मेडुला भी होता है, दोनों के द्वारा ही अलग हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो एसीटीएच केवल कॉर्टेक्स पे ही काम करता है बच्चों, ठीक है। और इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्रावट के लिए प्रेरित करता है। फिर आ जाते हैं हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बस ऐसे जूम करते हैं। ओके, बस इतना ही बढ़ा लेते हैं। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे एलएच बोलते हैं, और एक होता है पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों के फुल फॉर्म लिख लेना, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, नाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब भी आपने क्या पढ़ा है, लेटरिंग हार्मोन, बच्चों आपने अगर एमसी साइकिल पढ़ा होगा, जो मैमल्स में चलता है, तो वहाँ पे ये 28 दिन के साइकिल में एलएच सर्ज एक कंडीशन आती है, जिसे आप बोलते हैं एलएच सर्ज कंडीशन। तो 14वें दिन जब एग रिलीज होता है, 14वें दिन आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसकी अधिकता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल से आपका अंडा मुक्त होता है। जब भी आप एमसी साइकिल पढ़ें तो वहाँ पे 14वें दिन आपके एलएच सर्ज देखा जाता है, और इसी दिन अगर इसके पास में क्या किया जाए, इंटरकोर्स किया जाए, तो प्रेगनेंसी लगने की पूरी संभावना इस कंडीशन में रहती है, ठीक है। ओके, ये हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः इन्हें गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। ये तो हम 11वीं में पढ़ रहे हैं। 12th क्लास में 3rd चैप्टर आएगा आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ पे भी 2 तरह के हार्मोन आपको देखने को मिलेंगे। एंड्रोजन हार्मोन वहाँ पे भी देखने को मिलेगा अब आपको, ठीक है। तो इसके हार्मोन को कौन प्रेरित करवाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नरों में भी काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार नरों में भी पुटका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन दोनों ही शुक्र जनन को नियंत्रित करते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही, ऐसा नहीं है कि फीमेल में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि गैमेट तो दोनों में ही बनेगा ना, दोनों में ही काम करेंगे। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटका, जिसे ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं, उससे अंडे के उत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफिन फॉलिकल के बचे हुए भाग से कार्पस ल्यूटियम बनवाता है।
अगर अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कार्पस ल्यूटियम आपकी क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। अगर नहीं होगी तो वो स्थायी नहीं रह पाती है। वेट, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपके कार्पस ल्यूटियम है, अगर मान लीजिए ये स्थायी नहीं हो पाती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आपके क्या होगा, एलएच जो सॉरी, एक मिनट, किसी का फोन आया था, मैं बोल देता हूँ। ओके, तो अगर कार्पस ल्यूटियम स्थायी नहीं हो पाएगा तब क्या होगा, अगर अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कार्पस ल्यूटियम एक संरचना बना दी है जिसे हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो ये रेलेवेंट हो कि आप चीज़ों को जोड़ के पढ़ोगे तो आपको रियलिटी में मजा आएगा। तो इसीलिए हम आगे चलते हैं। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादा में अंडाशय पुटिकाओं की जो एग की फॉलिकल होती हैं उनकी वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। अगर वो अच्छे से बढ़ेंगी तो उनके अंदर अंडा भी अच्छी तरह से परिवर्तित होगा। फिर हम आ जाते हैं मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, एमएसएच। ओके, लेट मी सेट दिस। अब देखिए, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है वो मेलेनिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है और त्वचा की वर्धकता का नियमन करता है। ये आपको ध्यान रखना है। मेलेनिन वर्धक किसके द्वारा होगा, मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है, अ, उसके माध्यम से। अब मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है तो वो प्रेरण को प्रेरित करेगा, विरोधी हार्मोन है वो उसके प्रेरण को रोक देगा। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। ठीक है, हमारी शरीर की जो मसल्स हैं, चिकनी पेशियां हैं, उन पे कार्य करेगा और उनके संकुचन को प्रेरित करेगा। तो जिस टाइम पे प्रसव होता है उस टाइम पे भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही सीक्रेट होगा। उस टाइम पे एक और हार्मोन, सॉरी, रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है और उस टाइम पे इंपॉर्टेंट है आपके। बाकी ऑक्सीटोसिन ये क्या काम करता है, देखिए, मादाओं में ये प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों के संकुचन के लिए और दुग्ध ग्रंथियों से दूध की स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, तो एक तरह से इसे जो फीमेल्स क्या होती हैं, इमोशनल होती हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन वहाँ पे काम करता है। अब देखिए, ये जो एडीएच हार्मोन जिसे आप वैसोप्रेसिन कह रहे हैं, अब ये क्या करता है, जो वृक्क की दूरस्थ नलिकाएं होती हैं वहां से जल और आयनों के पुनरावशरण को, रीऑब्जर्प्शन को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का हाश कम हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, हम देखिए कितनी बार यूरिनेट करते हैं, ठीक है, तो अगर जल उसके साथ ज़्यादा चला जाएगा तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को पानी की कमी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में क्या आ सकती है, खुश्की आ सकती है, एकदम रफनेस आ सकती है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए एक एडीएच हार्मोन है, ये क्या करता है, ये पानी को ज़्यादा अवशोषित करवाता है उस यूरिन में से, जिससे आपकी कोशिकाओं में पानी अच्छी तरह से बना रहे। ठीक है, अब देखिए, ये जो हार्मोन है, ये जब आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय या कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन में ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है। कम सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से आपको देखा होगा आपने, जब चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं आपको तुरंत यूरिनेशन का मन करता है, क्योंकि वहाँ पे आपके पानी अवशोषण कम हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? पानी अवशोषण कम हो रहा है जिसकी वजह से आपके यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ रही है, तो आपको तुरंत वहाँ पे टॉयलेट आने की क्या होगी, मन करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एडीएच के संश्लेषण और श्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणामस्वरूप वृक्क की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास होता है। फलतः जल का ह्रास और निर्जलीकरण हो जाता है। इस स्थिति को आप उदक में डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने दो डायबिटीज होती हैं आपके, एक होती है इंसिपिडस और ये जो शुगर जिसे आप बोलते हैं वो होती है डायबिटीज मेलिटस। दोनों में अंतर है। वो बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित इंसुलिन की कमी से होता है। ये वाला जो मेलिटस है वो इंसुलिन की कमी से होता है, जबकि अगर आपके शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी, जब आप चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो ये अस्थायी रूप से रहता है। और बाकी अगर आप चाय या कॉफ़ी कम कर दोगे तो वहाँ पे आपके सर्दियों में भी थोड़ा सा देखा जाता है कि एडीएच हार्मोन आपके कम सीक्रेट होता है। वहाँ पे आपके डायबिटीज इंसिपिडस होगा, यानी कि आपके शरीर में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब हम पढ़ते हैं, ये हमने पोर्शन देख लिया है आपकी पीयूष ग्रंथि वाला पोर्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा-सा पीनियल ग्लैंड पे, और ये आपकी देखिए श्वास नली है, ये श्वास नली है, और ये आपकी श्वास नली के ऊपर ही जो आपको वोकल कॉर्ड है, स्वर नली या गले पे आपके, जिससे आप बोलते हैं। 2 तरह के वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड और एक फ़ॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब ये आपको थायराइड दिखाई दे रहा है, ये जो थायराइड है, इसी के पीछे ये पृष्ठ, ये अधर वाला भाग है, ठीक है। अब इसके पीछे जैसे ही आप जाओगे तो उसे हम पृष्ठीय भाग कहेंगे। सॉरी, पहले वाला पृष्ठीय भाग है। पृष्ठ यानी कि पीठ के वाला भाग है। अब ये अधर दृश्य है, ठीक है। अधर दृश्य यानी कि आप आगे से देख रहे हो। तो ये अधर दृश्य में देखिए, आगे वो थायराइड थी, अब उसमें पीछे एक प्रत्येक थायराइड में आपको 2 पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड है। तो वो वाला पृष्ठ दृश्य था, ये जैसे मान लीजिए मैं अब सामने से ऐसे देख रहा हूँ, ये अधर दृश्य है, पीठ वाला हिस्सा है। अगर मैं पीछे से देखूंगा तो वो पृष्ठ दृश्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। थायराइड और पैराथायराइड का मैंने आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया है कि कहाँ मिलेगी। ये जो आपकी क्या है, आपका स्वर नली है, वहाँ गले में ही आपके थायराइड ग्लैंड होती है। पीछे की तरफ जाओगे तो वहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिलेगा। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में होती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, और मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोने जागने का चक्र शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मेलोटिन उपापचय है, ठीक है, वर्णकता है, आ गया, आदि क्षमता को भी प्रभावित करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूरे शरीर का जो हमारा चक्र चलता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम चलता है, वो पीनियल ग्लैंड डिसाइड करती है। मेलेटोनिन हार्मोन इससे स्रावित होता है, जो हमारे सोने जागने का चक्र है, हमारे शरीर का टेम्परेचर है, ठीक है, मासिक और प्रतिरक्षा क्षमता है, वर्णकता है, इन सभी को प्रभावित करता है आपके पीनियल ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए हमारा बायोलॉजिकल जो क्लॉक सिस्टम है उसे कौन डिसाइड करता है, पीनियल ग्लैंड। अब जैसे मान लीजिए क्लॉक सिस्टम क्या होता है, कोई चीज़ आप बहुत लंबे समय तक करते हैं तो वो आपकी बॉडी उस चीज़ के एडेप्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप महीने भर तक 5 बजे जगते हैं, तो आपको बिना किसी अलार्म के ही 5 बजे जगने का मन कर जाएगा। आपकी बॉडी उसके लिए अकॉर्डिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेलेटोनिन हार्मोन आएगा। अब हम आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड पे। तो ये श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों से बनी होती है। दोनों पालियाँ संयोजी ऊतक, इसे थोड़ा-सा कर लेते हैं। संयोजी ऊतक के पतली पल्लीनुमा स्थिमस से झिल्लीनुमा, सॉरी ये झिल्ली है, झिल्लीनुमा स्थिमस से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। थायराइड ग्लैंड आपके देखिए बच्चों, ग्रंथि पुटक और भरण ऊतक, 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, ग्रंथि पुटक और भरण ऊतक। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती हैं, T4 और T3। T4 का नाम अलग होगा, T3 का नाम अलग है। देखिए T4 का है टेट्रा आयोडो थायरोनिनस अथवा थायरोक्सिन जिसे आप बोलते हैं। फिर T3 है ट्राई आयोडो थायरोनिन। तो दोनों का नाम अलग अलग है। ये ट्राई आयोडो थायरोनिन है, थायरोनिन, और ये टेट्रा आयोडो थायरोनिनस जिसे आप थायरोक्सिन बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। T4 T3, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि ये जो टाटा नमक, जो कई सारी कंपनी के नमक आते हैं, इसमें थायराइड है। तो थायराइड हार्मोन के अच्छी तरह से संश्लेषण के लिए जरूरी है। अब यहाँ पे आपने कई सारे रोग देखे होंगे, वो हम देखेंगे आगे। देखिए, हमारे भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो वहाँ पे अब थायराइडता और थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतः गलगंड बोलते हैं, गॉइटर डिजीज बोलते हैं गले की। तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आयोडीन वाला नमक खा रहे हो आप जिसमें आयोडीन बहुत कम है, तो वहाँ पे आपकी थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे आप बोलते हैं गलगंड रोग, ठीक है। गर्भावस्था के समय अब थायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। जब आप प्रेगनेंसी ट्राई करेंगे या फिर आप प्रेगनेंसी लग जाती है, तो उसके बाद में भी आपके थायराइड हार्मोन का चेकअप अच्छी तरह से होता रहता है बदस्तूर। क्योंकि उसमें देखते हैं, अगर आपके थायराइड अच्छी तरह से नहीं चल रहा है तो आपको बाहर से मेडिसिन थायराइड वाली चलाई जाती है, जिससे आपके अंदर जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसके विकास पे कोई इफेक्ट नहीं आए।
इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि जिसे क्रिटेनिज्म या फिर बामनता कहते हैं, ये पूछा जाता है क्रिटेनिज्म किसकी वजह से होता है? तो थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। मंदबुद्धि है, त्वचा में असामान्यता है, मूक बधिरता आदि हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में थायराइड की कमी से मासिक चक्र को ये अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर और इसमें गांठों की वृद्धि से इस हार्मोन की संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो आपको ध्यान रखना है, थायराइड की कमी से क्रेटेनिज्म रोग होता है। कमी से अ, इस ये जब वृद्धि हो जाती है, आयोडीन की कमी से गलगंड रोग देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी कमी हो गई तो मनुष्य सॉरी स्त्रियों में एमसी साइकिल है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। जो बच्चा पल रहा है उसके ऊपर भी आपके नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके काम क्या-क्या हैं वो हम देख लेते हैं बच्चों। थायराइड हार्मोन देखिए बीएमआर आपकी डिसाइड करता है, जिसे आप बोलते हैं आधारी उपापचयी दर के नियमन में। जो भी आप ऑक्सीडाइज़ कर रहे हैं, रेडॉक्स कर रहे हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं या फिर कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, उन सभी को डिसाइड करने का काम करेगा थायराइड हार्मोन। ये आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघटनों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करता है। तो टीसीटी हार्मोन आपको पता होना चाहिए, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है बच्चों और कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करके रखता है। अब देखिए थायराइड अतिक्रियता, जब थायराइड हार्मोन की वृद्धि ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे आपकी जो गोइटर होते हैं, आँखें होती हैं वो सूज-सी जाती हैं। जिसे आप बोलते हैं नेत्रोत्सोदी गलगंड यानी कि एक्ज़ॉप्थाल्मिक गोइटर, ठीक है? थायराइड ग्रंथि में से वृद्धि होने पे नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभड़ जाना, आधारी उपापचय दर में वृद्धि और भार में ह्रास इसके अभिलक्षण हैं, ठीक है? आपके जो वजन है आप एकदम से ऊपर-नीचे हो जाएगा, तो वो किसका है? थायराइड हार्मोन का अनियमित होना का इसका लक्षण है। तो इसे ग्रेवस रोग बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर थायराइड हार्मोन में वृद्धि हो जाती है तो उपापचय दर में वृद्धि हो जाएगी, भार में ह्रास हो जाएगा, इसे ग्रेव्स रोग भी कहते हैं। ये आपको पता चल गया होगा। एक्ज़ॉप्थाल्मिक गोइटर, जब आँखों में वृद्धि हो जाए, मतलब आँखों में जब लक्षण इसके दिखाई दे रहे हों, भार में ह्रास हो जाए तो उसे ग्रेव्स रोग बोलते हैं। अगर आपकी गला सूज जाए तो उसे बोलते हैं गलगंड रोग, ठीक है? फिर हम आ जाते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। जैसा कि हमने देखा था ये थायराइड ग्लैंड है, तो इसमें पीछे की तरफ 2 आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड भी देखने को मिलते हैं। मानव में 4 पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह, पीछे वाली सतह पे स्थित होती हैं। इसकी 2 पालियों पर प्रत्येक में 1 जोड़ी, इधर भी 1 जोड़ी, तो कितनी होगी टोटल 4 आपके पैराथायरॉइड ग्रंथियाँ देखने को मिलती हैं। जो पीटीएच नाम का हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती हैं, पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन। इसका स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है, ठीक है? ओके। ये आपको काम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। पीटीएच हड्डियों पर कार्य कर अस्थि का अवशोषण, विघटन, विखनिजन प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम आयन के पुनरावशोषण को, पचित भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। तो थायराइड हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। अतः यह स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, क्योंकि ये कैल्शियम की मात्रा बढ़वा रहा है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। ये आपको ध्यान देना है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ में मिलके शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। टीसीटी के साथ मिलकर यह शरीर में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे, हाँ। टीसीटी हार्मोन के साथ थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर पैराथायरॉइड हार्मोन शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चों। तो ये हार्मोन आपके कौन सा देखा हमने? पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है? पीटीएच हार्मोन जो शरीर अति हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलते हैं इसे। कैल्सियमिक हार्मोन बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये रक्त में
जैसे मान लीजिए रक्त है, इसमें कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। किसके साथ मिलकर? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ में, ठीक है? ओके। टीसीटी हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ मिलकर। देखिए ये जो है आपके थाइमस ग्रंथि है, छोटी-सी ग्रंथि है, इसे भी पढ़ लेते हैं। फिर इस वीडियो में आगे जो हार्मोन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 2 पार्ट में इसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है? थाइमस ग्रंथि है महाधमनी, महाधमनी के उदर पक्ष पर उरेस्थी के पीछे, उरोस्थी होती है ये बीच में आपके, जो दोनों साइड की पसलियों को जोड़ने का काम करती है। फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली युक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नाम का पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। यह टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो ये जो थाइमस ग्लैंड है आपकी, ये कैसे हो जाती है? डीजनरेट होती चली जाती है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए भी प्रतिजैविक के उत्पादन को प्रेरित करता है। अब देखिए, ये जो 2 तरह की इम्यूनिटी आप देखने को मिलेगी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये दोनों ही आप चैप्टर जो आपका प्रतिरक्षा से संबंधित है, जिसमें डिजीज़ के बारे में बताया गया है, शायद वो 12th क्लास एनसीईआरटी में है, वहाँ पे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगी। बाकी 2 इम्यूनिटी आप ध्यान रखना, ठीक है? ह्यूमरल इम्यूनिटी में बता दूं, देखिए रक्त में और तरल से संबंधित जो प्रतिरक्षा काम करती है, ठीक है, रक्त तरल कोई भी है, तो वहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी काम करती है। जो भी अंग प्रत्यारोपण हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लग जाता है, थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी कारण वृद्धों में प्रतिरक्षा प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, थाइमस ग्लैंड डीजनरेट होने लग जाती है, इसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यूथ पर्सन रोगों से अच्छी तरह से लड़ पाता है, जबकि वृद्ध व्यक्ति होता है उसे रोगों से लड़ने के लिए बहुत टाइम लगता है रोगों से रिकवर होने के। तो ये आपके थाइमस ग्लैंड हो जाती है बच्चों। इसके बाद में अगला पोर्शन है आपके अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है? अधिवृक्क ग्रंथि के बाद में अग्नाशय ग्रंथि है, फिर आपके थोड़ा-सा और पोर्शन है और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन या फिर थोड़े से शॉर्ट पॉइंट भी आपके लिए लिखाऊँगा। आई होप दिस विल बी ऑल। थैंक्स।